Hello students, welcome back to our online classes. Today we are discussing the exercise introduction of exercise 3.4. The last topic of matrices, that is elementary operations, transformations in matrices. How we get the transformation and how we get the elementary ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. इससे पहले हमने आपको मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ाया. ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस, जस्ट लाइक दिस. कुछ प्रॉपर्टीज़ उन पे थी एडिशन मैट्रिक्स का. फिर उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास आया. देन आफ्टर द लास्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिसेस. सबसे पहले बात ये आती है कि हाउ वी डू द ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस एज दे आर कॉलम वाइज, as they are row wise. तो there are total 3 types of basically row operations. हालांकि कॉलम भी होती हैं लेकिन कॉलम ऑपरेशंस हम इतना अप्लाई नहीं करते. एज पर आवर लेवल इन 12th क्लास वी आर डूइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. तो टुडेज आवर टॉपिक इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसका दूसरा नाम हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन किसमें? इन मैट्रिसेस. दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, एलिमेंट्री ऑपरेशंस. एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बिहाफ ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिसेस. इस पे डिपेंडिंग आपके पास 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है. आप उसको कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इतना हार्ड नहीं है. इसमें हम किसी भी मैट्रिसेस के इन्वर्स फाइंड करते हैं ना. तो उससे पहले सबसे पहले हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, कहाँ पड़ी, इनका यूज़ कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे. तो बहुत सारी बातें क्यों, कब, कैसे, वो हम आपको बताएंगे. एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखिए, टोटल हम अगर यहाँ काउंट करते हैं तो 6 ऑपरेशंस होती हैं यार, है ना. टोटल यहाँ कितनी ऑपरेशन? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस. और वो किस तरह की होंगी बेटा? 3 तो होंगी आपकी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और 3 होंगी बेटे आपकी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस ना. ERO, elementary row operations and elementary column operations. It means elementary row operation is the operation in which we have to get the apply all the property with along the all the rows. मतलब जितनी प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में वो किसके अलोंग करेंगे? रो के अलोंग. इन द सेम प्रोसेस गोइंग ऑन द कॉलम, राइट. किसी भी मैट्रिक्स में रो कॉलम आपको इजीली डिफाइन करना होता है. लेट हम मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिखते हैं किसी भी ऑर्डर की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जस्ट टाइप एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स. तो उस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मान लीजिए 2 1 3 -1 0 2 1 4 6. तो सभी बच्चे जो इस टॉपिक पे आएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाले पे, उससे पहले वो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे कि रो को हम कैसे काउंट करते हैं और कॉलम को कैसे करते हैं. रो को हम हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं और कॉलम को हम वर्टिकली काउंट करते हैं. हाउ मेनी रोज आर देयर? R1, दिस इज R2, दिस इज R3. हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 rows with horizontal places. And how many columns are there? There are the 3 columns, C1, C2 and C3. Then what is the order of this matrix? 3 by 3. We write the row first and column second. This is the order of matrix 3 by 3. It is the type of square matrix. Second one is. तो क्या कहते हैं कि जो ऑपरेशंस आप इसमें लगाएंगे रो में या फिर कॉलम में, वो किस किस तरह की ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं. मतलब कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उसमें ऑपरेशंस कैसी कैसी होंगी सर. फर्स्ट वन, सबसे पहली ऑपरेशन ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि किसी भी मैट्रिक्स में, इन एनी मैट्रिक्स जो हमें दी हुई होगी, वी इंटरचेंज, ध्यान से सुनना, वी इंटरचेंज एनी रोज टू एनी कॉलम. हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि उनकी रो या कॉलम को हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज करते हैं. मान लीजिए आपके पास यही मैट्रिक्स है बेटा, क्या लिखता हूँ मैं? लेट और मैट्रिक्स इज व्हाट, जो हमने लिखी है 2 1 3 -1 0 2 1 4 6. तो ये जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी P1 जिसको हम बोलेंगे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि वी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स. वी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स. देयर विल बी नथिंग चेंज इन द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा. वो चेंज जो होता है वो डिटरमिनेंट में होता है. वो हम आपको डिटरमिनेंट में बताएंगे कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट है वो क्या होता है बेटा? नेगेटिव हो जाता है. लेकिन वो होगा आपका डिटरमिनेंट में. द नेक्स्ट चैप्टर ना, ये हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये कहता है कि हम वी इंटरचेंज एनी रो टू इट्स एनी कॉलम, या फिर 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, या फिर एनी रो और एनी कॉलम. अब इंटरचेंज कैसे करते हैं? मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं क्या करूँगा, मैं R1 को इंटरचेंज करता हूँ किसके साथ? R2 के साथ. दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरचेंजिंग, है ना.
आई विल चेंज R1 विथ R2, मतलब R1 R2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इंटरचेंज का मतलब द प्लेस ऑफ R1 विल गेट टू R2 और R2 की जगह क्या आ जाएगा R1, मतलब ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे R1 क्या आपकी, ये R1 है, ये क्या है R2, ये क्या है R3, रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो R1 in place of R2 and R2 in place of R1 when we apply the transformation है ना, ये जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रोसेस। तो हम जो इसके बाद मैट्रिक्स निकालेंगे दैट इज मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि हमने सर इंटरचेंज कर दिया किनको, रोज को, किन रोज को, R1 को R2 के साथ। तो क्या होगा, बेसिकली जो R2 है वो R1 की जगह पे चली जाएगी, कंप्लीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R1 इन प्लेस ऑफ R2, मतलब ये नहीं कि एलिमेंट आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जस्ट कोरस्पॉन्डिंग की जगह ले लेंगे। तो मतलब जो नई मैट्रिक्स आपकी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, सर R2 को लिखेंगे R1 की जगह पे। तो R2 क्या थी आपकी -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, राइट। एंड आफ्टर दैट R1 इन प्लेस ऑफ R2, और R1 क्या आपकी 2 1 3 एंड द लास्ट मैट्रिक्स इज 1 4 6। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, है ना। When we interchange any row, any column, then the process is called transformation, right? अब बोले सर R1 R2 को कर दिया, R2 R3 तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, R1 R3 भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। Any rows हमने क्या लिखा है, the transformation is the process when we get to change the any row to its any column or any column to its any row, मतलब हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर रो को रो में या कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। देखिए अब मैं R1 R2 को मैंने कर दिया, इन द सेम मैनर मान लीजिए मैं इसी मैट्रिक्स में क्या अप्लाई करता हूँ, C2 इंटरचेंज विद C3, C2 इंटरचेंज विद C3, देन व्हाट इज C2, कॉलम सेकंड, ये रहा आपका 104, एंड व्हाट इज C3, दिस इज C3 326। अब ये इंटरचेंज हो जाता है बेटा, है ना, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, देन द ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स विल चेंज द प्लेस 2 -1 एंड दिस इज 1। C2 एंड C3 बोथ आर इंटरचेंज, तो ये C3 यहाँ आएगा आपका 3 2 6 एंड दिस इज 104। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये क्यों किया हमने, हम इजीली मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे थे ना, हम यहाँ भी कर लेते सोल्व। तो एक बात मैं आपको बताऊँ, आपने 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था 2 वेरिएबल में। मान लीजिए कि 11th में आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया था, उसी तरह 12th क्लास में अगर मान लीजिए आपके पास से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाए जिसमें 3 लीनियर इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल में हो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम वैसे नॉर्मली सोल्व करते तो बेटा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उस सिस्टम को कम करने के लिए, उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हमने अपनाया उनको एक शॉर्ट मेथड में, वो एक हम मैट्रिक्स के तहत किया। ये मैट्रिक्स क्या होता है, एक सोल्यूबल मैट्रिक्स हो सकती है, कोई कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो सकती है, कुछ भी किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। मान लीजिए मैं एक आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप उसको सोल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ। देखिए ये आपका है 2x + y + 3z = 7। दूसरा मैं लिखता हूँ -x, y उसमें मैं नहीं लिखता हूँ, +2z = 9। और तीसरा मैं लिखता हूँ बेटा x + 4y + 6z = 11। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हाउ वी गेट टू द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल x, y एंड z। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली x की वैल्यू निकालेंगे 2 इक्वेशन से ना, तीसरे में पुट करेंगे, जस्ट लाइक दैट। आप इनको बहुत लंबा प्रोसेस, इतना इजी नहीं है जैसे आपने 10th में किया था, 11th में किया था, उस तरह से इजी नहीं है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इनके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना बेटा, देखिए अब 2 - 1 1, देखिए 2 - 1 1 1 4, y कोफिशिएंट नहीं है यहाँ तो मैंने क्या रखा 0, तो 104 104 एंड दिस इज 2 3 2 6 3 2 6। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम सोल्व करके इजीली हम x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बोले सर इस सिस्टम को अपनाने के लिए हमें निकालना क्या आगे, वो देखिए। तो इसमें हम आपको कुछ प्रॉपर्टी सिखा रहे हैं ना, एलिमेंट्री रो, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। सेम प्रॉपर्टी आर गोइंग ऑन द सेम मैनर्स इन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो हमारे सिलेबस में अब तक है वो ऑपरेशंस किसके अलोंग है, रो के अलोंग है। मतलब जितनी भी ऑपरेशंस आप अप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स में वो किसके अलोंग होगी, रो के अलोंग होंगी। लेकिन कॉलम के केस में भी आएंगे तो आप प्रॉपर्टी जितनी भी है वो सेम चलेंगी पैरेलल में इन केस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि वी गेट टू चेंज द एनी रोज और एनी कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स, देयर विल बी नथिंग चेंज इन द रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स इन द गिवन मैट्रिक्स। अब ये पहली प्रॉपर्टी थी आपकी, ये मैंने सिस्टम बताया आपको कि हमें इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी को हम सोल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने जो चेंज किया इसके साथ साथ जब हम किसी भी मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स आपको दी है उसको अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, वी मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टू एनी रो
एंड इट्स एनी कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, वी मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट विद टू इट्स एनी रो या फिर इट्स कॉलम विद रिस्पेक्ट टू द गिवन मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो को या फिर कॉलम को किसी भी नॉन जीरो कोफिशिएंट से या स्केलर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इन दैट केस इज दैट कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, सुनिए ध्यान से, जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई है वो क्या है, मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई है कि आपको उस कॉलम में स्केलर किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है। तो वो क्या है सर, आपने नॉर्मली जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे बेटा तो आप पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे किसी भी स्केलर से ना, तो उस केस में आप वो मल्टीप्लिकेशन कहते थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ अगर मैं ये लिखूँ कि मान लीजिए कि आपके पास वही मैट्रिक्स में फिर से लिखता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट 1 0 2 -2 1 5 6 7 8। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि R1 विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ R1। मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई की बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आप देख रहे हो ध्यान से, हाँ, R1 विल बी मल्टीप्लाई बाई 2। मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई, कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R1 को। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स आएगी ना, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 विद R1। क्या आएगी मैट्रिक्स, A इक्वल्स टू 2 0 4 -2 1 5 6 7 8। हम इस तरह की प्रॉपर्टी यूज करेंगे किसमें, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस में। वी मल्टीप्लाई बाई एनी कांस्टेंट, है ना, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट टू इट्स एनी रो एंड इट्स एनी कॉलम विद अ गिवन मैट्रिक्स। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि आप किसी भी मैट्रिक्स में उसकी रो या कॉलम को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके किसी रो या कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वी मल्टीप्लाई बाई एनी रियल नंबर टू इट्स एनी रो एंड इट्स एनी कॉलम एंड व्हेन वी ऐड द गिवन मल्टीप्लिकेशन टू एनी रो एंड इट्स एनी कॉलम। मतलब कि आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यही किया, 2R1 किया। अब मैं इस मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी लगा दूं, क्या, R1 प्लस 2R2, जस्ट लाइक दैट, R1 प्लस 2R2। तो ये क्या हुआ, देखिए R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके किस में ऐड किया मैंने, R1 में। एक ये भी तो प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी। तो बेटा जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, देखिए प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई हो रही है, R1 पे। ऑपरेशन किस पे लगा रहे हो बेटा आप, R1 पे। क्या लगा रहे हो कि R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। तो R2 क्या आपकी ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई को 2 2 4 -4 है ना, 1 - 4 इज व्हाट, -3। 1 - 4 इज व्हाट, -3। 2 1 2, 0 + 2 इज 2। दिस इज 5 5 2 10, 10 + 2 12। दिस इज -1 2 1 5 -2 1 5। अब बोले सर R2 में तो कोई चेंज हुआ नहीं क्योंकि हमने ऑपरेट किसको किया है, R1 को। तो चेंजेस किस में होंगे, ओनली इन रो फर्स्ट, ओनली इन रो फर्स्ट। दिस इज R2 -2 1 and 5 and the last one is 6 7 8। दिस इज द ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। मतलब इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी बेटा हम कॉलम ऑपरेशन में भी लगा सकते हैं। भला हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें एक इन्वर्स फाइंड करना है, हमें एक इन्वर्स फाइंड करना है। तो बिफोर दैट, जैसे ये आपकी कुछ ऑपरेशंस हैं, यही ऑपरेशंस मैं कॉलम में अप्लाई करूंगा। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेटर वी आर डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। बिफोर दैट आप क्या करें, एक छोटा सा टॉपिक और बता देते हैं कि हाउ वी गेट द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, हाउ वी गेट द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। देखिए मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ इन्वर्स पे, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में मैं एक बात लिखता हूँ बेटा, क्या, लेट, ध्यान से देखना, A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, एंड देन द प्रॉपर्टी सेट दैट, प्रॉपर्टी क्या कहती है, AB या फिर BA दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ द सेम ऑर्डर। सुनना बात ध्यान से, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, इन्वर्स किस किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, पहली बात तो प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बोले क्या सर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जरूरी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में
एक्चुअली क्या होता है, आप सबको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं भी करता। ये हम बताएंगे आपको डिटर्मिनेंट में। फिलहाल के लिए आप ये देखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कईयों के दिमाग में बात आ रही है कि सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, है ना, प्लीज पे अटेंशन। लेट ए बी एन ए मैट्रिक्स ऑफ 2/3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो कॉलम के इक्वल नहीं होते। मैं सेकंड मैट्रिक्स बी ले लूँ ऑफ ऑर्डर 3/2, दे बोथ आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना। व्हेन वी गेट द मल्टीप्लिकेशन ए बी, जब मैं ए बी मल्टीप्लाई करके कोई निकालूँ इसका पॉसिबल वे में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूँगा, तो आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी ऑफ द ऑर्डर इज व्हाट 2/2, ऑर्डर इज व्हाट 2/2। लेकिन जब मैं बी ए फाइंड करूँगा तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर इज व्हाट 3/3। कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ तो ए बी इक्वल्स टू क्या है बी ए। इट इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन बोथ ऑफ द सेम ऑर्डर, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? दैट्स वाई द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डजंट हैव एनी इन्वर्स। इन केस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्स एग्जिस्ट एंड इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी क्या प्रॉपर्टी है वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप क्या देखें कि ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एन, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। क्या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही होता है सर? क्या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही इन्वर्स होता है क्या? इसका लॉजिक हम आपको बताते हैं। मान लीजिए मैं आपको इसका वेरीफाई जो प्रूफमेंट है वो करके बताता हूँ। यहाँ से देखिए, मैं ये कह दूँ आपको कि ए बी इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आपने ट्रांसपोज पढ़ा है इजीली। ए बी इन्वर्स क्या होगा? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इक्वल टू बेटा क्या होगा? बी इन्वर्स, और बी इक्वल टू क्या होगा? ए इन्वर्स। यही तो कहता है ये भाई ए बी बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब इन दोनों में से एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ए इक्वल्स टू बी इन्वर्स या बी इक्वल टू ए इन्वर्स। तो इन केस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ए का इन्वर्स सी है। मान लीजिए आपने ये कहा कि ए का इन्वर्स बी है। ए का इन्वर्स क्या है? बी। मैंने ये कहा कि सी ए बी का इन्वर्स है, सी ए का भी इन्वर्स है। तो एक बात बताइए, अगर सी ए सी का इन्वर्स होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए सी या फिर सी ए इक्वल्स टू क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई इस प्रॉपर्टी के अलावा हम कह सकते हैं ना कि अगर सी ए का इन्वर्स है देन ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब मैं ये कहता हूँ आपको, सुनना ध्यान से, कि आप ये कह रहे हो कि ए सी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आपके पास ए सी जो है और ये सी ए है इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पूरी मैट्रिक्स को बी इन्वर्स से या फिर बी से मल्टीप्लाई करूँगा। आप देखना मैट्रिक्स में बेटा ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। एक मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई होती है, एक पोस्ट मल्टीप्लाई होती है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू में जैसे आपके पास 2n है, जैसे आपके पास 2n है और 2n को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, 4n आएगा, या फिर 2n को आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो ये 4 है। ये इसमें ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ठीक है, लेकिन जैसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्री मल्टीप्लाई किया है वही रिजल्ट आपके साथ किस में आए? पोस्ट मल्टीप्लाई में। तब यहाँ से जब आप इसको बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर दोनों में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जैसे ही रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि b इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? c। b इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। ये शो करता है कि जो c आपने इन्वर्स लिया था ना वो किसके इक्वल है? b के। और b इज द इन्वर्स ऑफ व्हाट? a। b किसका इन्वर्स है? a, मतलब a का इन्वर्स है। तो a के इन्वर्स हुआ ना, b इक्वल टू c आने का मतलब क्या है कि a के सिर्फ a की इन्वर्स है। दैट्स वाई इट इज द प्रॉपर्टी टू वेरीफाई दैट द यूनिकनेस ऑफ ए इन्वर्स। इट इज सेड दैट द मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक सिंगल इन्वर्स ही होता है। तो बिफोर दैट the video complete the transformations said that you have to verify the 3 properties, mainly elementary row transformation plus as well as elementary column operations, but we have to study and deeply on the topic elementary row operations and sometimes the inverse of a matrix, types of matrices में आप inverse of कैसे exist करेंगे, किस किस के inverse कैसे होते हैं आपके, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस बेसिक इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखें, आपके पास बुक है उसमें भी कुछ दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके इसका कंप्लीट व्यू जो ब्रीफ रिव्यू है वो विद एग्जाम्पल देंगे।
देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.